नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और बेहद खौफनाक दर्दनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। कहते हैं साथियों कि जब एक लड़की से मोहब्बत करती है तो अपने दिमाग में, दिल में यह बात रखती है कि उसका जो प्रेमी है वो उसे बहुत खुश रखेगा, और शायद इसीलिए उससे मोहब्बत भी करती है, अपनी मनपसंद से लड़के को पसंद भी करती है। और लड़के को पसंद करने के बाद जब उससे शादी हो जाए तो उसमें और अच्छी बात हो जाती है। अब लड़की बेहद खुश हो जाती है कि चलो भाई, जिसको प्यार किया उससे शादी भी हो गई। लेकिन शादी के बाद अक्सर कर देखा जाता है कि लव मैरिज शादियाँ 99% सक्सेसफुल नहीं होती। अब उसमें ऐसी ऐसी वारदात देखने को मिलती है कि कहीं कत्ल होता है तो कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बेटियों को जला दिया जाता है, बहुओं को जलाकर मार दिया जाता है। तो साथियों, इसी से कुछ मिलती जुलती एक कहानी आज की, एक ऐसी बेटी की कहानी, एक ऐसी बहन की कहानी जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रूह कपा देने वाली आज की कहानी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। वाराणसी में एक जगह लगती है ढेलवारिया। ढेलवारिया की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजू पांडे रहता है। अंजू पांडे बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। अंजू पांडे अपना आए दिन कॉलेज जाती थी, कॉलेज में पढ़ाई करती थी। और अंजू पांडे के घर में उनकी माँ, उसका एक भाई, मात्र 3 से 4 लोगों का छोटा सा परिवार। घर में भाई काम धाम करता था, किसी तरह से परिवार चलता था, सब कुछ ठीक ठाक था, सलामत था। इसी बीच उसकी अंजू के माँ के एक रिश्तेदार रहता है, जो कि दूर का रिश्तेदार रहता है, लहरतारा का रहने वाला संजय पांडे। संजय पांडे अक्सर कर उसके घर आता जाता था। पेशे से एक मंदिर में टीका चंदन लगाने का काम करता था। अब आते जाते एक दिन उसकी नज़र अंजू पांडे पर पड़ती है। जब अंजू पांडे पर संजय की नज़र पड़ती है तो उसे दिल दे बैठता है। अब उसे चाहने लगता है, पसंद करने लगता है। अब धीरे धीरे कई बार आना जाना शुरू होता है। अब एक दिन लड़की की भी नज़र उस पर पड़ती है कि अंजू की, ये लड़का अब जब भी आता है मुझे बहुत घूर कर देखता है, लगता है इसके दिल में ज़रूर कोई बात है। अब लड़की भी हैंडसम लड़के संजय को देखकर अब चाहने लगती है, दिल दे बैठती है। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब छुप छुप कर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते। अब धीरे धीरे और दोनों के शरीर में आग जलना शुरू होती है एक दूसरे के प्रति, और साथियों मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत इस कदर होती है कि दोनों अब छुप छुप कर मिलते, कभी मंदिर के पीछे तो कभी घाटों पर मिलते, और मिलने के बाद प्रेम भरी बातें करते। अब संजय और अंजू दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते। अब अंजू संजय से शादी करना चाहती थी, शादी कर कर उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इधर संजय भी अंजू को बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन एक समस्या आ रही थी कि संजय के घर वाले अंजू को पसंद नहीं करते थे, और इधर अंजू अपने घर वालों से बातचीत करती है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि चलो लड़का अपनी जाति धर्म बिरादरी का है, एक काम करते हैं कि लड़की को पसंद है, अगर लड़की उसके साथ खुश रहेगी तो शादी करने में क्या जाता है, लाओ शादी कर देते हैं। लड़का भी जान पहचान का है, परिवार भी अच्छा है। अब उसके घर वाले एक मंदिर में संजय और जो लड़की रहती है अंजू पांडे, दोनों ही प्रेमियों का विवाह मंदिर में कर दिया जाता है, और दोनों शादी के दिन बड़े खुश रहते हैं। दोनों तरफ से परिवार आता है, लड़के का सब परिवार और इधर अंजू का परिवार। लड़के के परिवार में उसकी बहन सुंदरी और उसकी माँ और 1-2 रिश्तेदार आए होते हैं। मंदिर में शादी होती है और वह शादी करके अपने घर ले जाता है। घर ले जाता है, सुहागरात होती है, सब कुछ सही चल रहा था। करीब 25 मई 2018 को दोनों की शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार बेहद खुश था, दोनों खुश थे कि एक दूसरे को हम चाहते थे और एक दूसरे के साथ आज हम खड़े हैं, एक दूसरे से हमारी शादी भी हो गई, यानी कि हमारी मोहब्बत सफल हो गई, हम एक दूसरे के हो गए। अब उधर अंजू बेहद खुश थी, इधर संजय भी बेहद खुश था। संजय रोजाना अपना सुबह निकलता टीका चंदन लगाने के लिए मंदिर में, और शाम को घर आता। जो पैसे मिलते उससे अपनी माँ को देता
और कुछ अपनी बीवी को देता अंजू को। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2 महीने बाद अचानक से शुरू हुई अंजू के जीवन में एक ऐसा नक्षत्र जिसका उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी दर्दनाक कहानी शुरू होती है साथियों, जिसको सुनने के बाद हर कोई यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाता कि कोई भी इस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल 2 महीना बीतने के बाद सुंदरी, जो उसकी ननद रहती है, उसको फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। अब ठंडा पानी चाहिए होता है, घर में फ्रिज नहीं रहता। अब सुंदरी कहती है कि अगर भैया ने लव मैरिज नहीं की होती, इस लड़की से शादी नहीं की होती, किसी और से की होती, तो शायद फ्रिज वगैरह मिलता और भी चीज़ें मिलती। अब धीरे धीरे मन में लालच आने लगती है और इधर उसकी माँ भी लालच दिखाने लगती है और अपनी बहू से कहती कि बहू एक काम करो कि शादी जब हुई तो दहेज में तुम्हारे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं दिया है। एक काम करो कि अपने घर फ़ोन करो और एक फ्रिज मंगवा लो। अब लड़की घर पर फ़ोन करती है कि माँ ऐसे हमारे ससुराल वाले कह रहे हैं। माँ कहती है बेटा मेरे पास ऐसे ही पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें एक फ्रिज गिफ्ट कर दूँगी। अब इधर ससुराल वाले, उसकी सुंदरी ननद जो रहती है और सास, बड़े खुश होते हैं। अब उन्हें लगता है कि फ्रिज भी मिल जाएगा और धीरे धीरे वो जो चाहेंगे मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, फ्रिज भी मिल जाता है। अब करीब 1 साल हो जाते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है और कुछ दिनों बाद एक बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चा बड़ा होता है तो अक्सर कर उसकी ननद सुंदरी उसे खिलाती थी और जब भी वह माँ के पास जाने की बात करता तो सुंदरी कहती कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे माँ कहा करो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। अब वह उस बच्चे को लेकर अपने पास रखती, उसके अंजू के पास भी नहीं जाने देती। समय बीतता जाता है। एक दिन उसकी माँ कमरे में जाती है और उसे कहती है कि देखो ये जितने घर में कचड़े पड़े हैं सारे कचड़े को साफ करो और तुम ले जाकर बाहर फेंक दो। बाहर फेंकती है कचड़े को और फिर घर का जो काम था, खाना बनाना, बर्तन धुलना, सारा कुछ उसकी सास करवाती है और करवाने के बाद अब पूरे घर में पोछा लगवाती है। अब आए दिन का यही काम रहता है। जैसे ही अंजू थक जाती, थक कर बेड पर जाकर आराम करती, वैसे ही सुंदरी जाकर कहती कि एक काम करो कि मेरे कुछ कपड़े हैं धुल दो। अब वो कपड़ा धुलवाने लगती है। अब उसकी भाभी परेशान हो चुकी थी। अंजू परेशान होती है और परेशान होकर कहती है कि देखिए मेरी भी ज़िंदगी है, मैं अपना काम करूं या आप लोगों का काम करूं, मैं कितना काम करूं, मैं भी इंसान हूं। जैसे ही यह बात अंजू कहती है वैसे ही सुंदरी को गुस्सा आता है और वह एक डंडा उठाती है और उस अंजू को डंडे से उसके ऊपर प्रहार करती है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। अब वह रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर उसके पति की बहन यानी कि ननद की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने जो है डंडा उठा लिया मारने के लिए, और माँ अपने बहू को पिटते हुए देख हंस रही थी। अब शाम को जब उसका पति आता है संजय, तो अंजू कहती है कि संजय देखो आज तुम्हारी बहन ने मेरे ऊपर डंडा चलाया, मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं और कह रही है कि तुमने दहेज में कुछ नहीं लेकर आया तो तुम्हें यह सब कर सहना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। अब संजय कहता है कि सही तो कह रही है। अब जैसे ही यह बात अंजू सुनती है वह सन रह जाती है कि जिसको उसने अपने जीवन साथी के रूप में चुना, पसंद किया, वही जीवन साथी जो जीवन कस्में खाता था, वादे करता था जीवन भर साथ देने का, खुश रखने का, आज वही यह बात कह रहा है। अब इसी बीच उसकी सास आ जाती है। सास भी आकर उसे गालियाँ देती है और उसके जितने गहने कपड़े रहते हैं सब रख लेती है। रखने के बाद कहती है कि एक काम करो, अपने घर फ़ोन करो और घर वालों को बोलो कि 4 लाख रुपए और 1 बिस्सा ज़मीन हमें दे दें, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हश्र होगा। अब वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर कहती है कि कुछ भी कर लो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं घर फ़ोन करने वाली नहीं हूँ। अब इसी बीच एक और उसे बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है। अब बेटी जैसे ही धीरे धीरे जुल्म सहती रहती है माँ, बेटी 3 साल की होती है और 3 साल की बेटी एक दिन बीमार पड़ती है। जब बीमार पड़ती है तो उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। अब मौत का गम अभी सह रही थी माँ, तब तक एक दिन जो उसकी ननद रहती है सुंदरी, देखती है कि उसकी भाभी बैठकर खाना खा रही है अंजू, वैसे हुई जाती है और पैरों से खाने को मारती है। खाना इधर उधर गिर जाता है और वो उसके कपड़े
फाड़ती है और फाड़ते हुए कहती है कि चलो अब यह जो गिरा हुआ खाना है इसको तुम खाओ। अब वह मना करती है तो उसकी पिटाई करती है, लोहे गरम कर, चिमटे गरम कर उसे दागती है। अब धीरे धीरे शादी को 4 से 5 साल हो जाते हैं। अब जुल्म सहती रहती, उधर पति भी जुल्म करता। और एक दिन जब भाई मिलने के लिए आता है तो घर में सास और ननद कहती हैं कि देखो, अगर तुमने कुछ भाई को बताया तो तुम्हारे भाई की वो हाल हम लोग करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारे बेटों को भी मार डालेंगे। अब यह सुनकर वह परेशान हो जाती है। जो खूबसूरत लड़की थी अब वह बदसूरत लड़की बन चुकी थी। अब वह लड़की अपने भाई के सामने जाती है तो उसका भाई उसे देखकर डर जाता है, कहता है कि तुमने ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है। लड़की कहती है कि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, अब मैं क्या बताऊँ क्या हुआ है। कोई बात नहीं, जब तक मैं फ़ोन ना करूँ तुम यहाँ मत आना। अब भाई अपनी बहन को देखता है, घर जाता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, लग रहा है वह ससुराल में खुश नहीं है। अब माँ फ़ोन करती है तो सास धमकी देकर उससे बात कराती है, तो बेटी अच्छे से बात करती, कहती मैं बहुत खुश हूँ माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, मैं अभी फ्रेश नहीं हुई थी, यूँ ही आ गई थी, काम धाम कर रही थी तो शरीर थोड़ी गंदी हो गई थी। भाई को शक होता है, भाई आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो कॉलोनी वाले बताते हैं कि तुम्हारे बहन के साथ जुल्म होता है और न जाने क्यों वो मुंह नहीं खोलती है, क्यों तुम लोगों से बताती नहीं है। अब भाई सोचता है कि थोड़ी बहुत बातें होंगी, अगर ऐसा कुछ होता तो बहन ज़रूर बताती। अब फिर से मिलने के लिए अपनी बहन से जाता है, लेकिन ससुराल वाले उसे उसकी बहन से मिलने नहीं देते हैं, बोलते हैं वह व्यस्त है, किसी और दिन आना। और इधर संजय भी आकर मारपीट करता, जुल्म ढाता और बार बार पैसे की मांग करता कि अपने सर माँ से कहो, भाई से कहो कि ज़मीन मेरे नाम कर दें, मुझे नाम पैसे कर दें, मुझे कुछ पैसे दे दें। लेकिन अंजू नाम नहीं लेती। अंजू जानती थी कि उसकी माँ, उसका भाई गरीब परिवार से है, उनके पास इतना पैसे कहाँ हैं, मनपसंद शादी उसने की है तो जुल्म उसको झेलना ही था। अब एक दिन खाना बना रही थी उसकी भाभी अंजू, तभी सुंदरी आती है और कहती है कि घर में धूल जमी हुई है, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसे जो उसके कपड़े थे वह कपड़े रख लेती है, फटा पुराना कपड़े देती है भिखारियों की हालत में, उसे मारती है। मारने के बाद उसे जीभ से चाटने के लिए धूल को कहती है। अब गंदा सारा लगा हुआ था और उसे उससे चटवाती है और उसे धुलवाती है। इतना जुर्म ढाती है वो एक ननद सुंदरी। नाम सुंदरी रहता है साथियों, लेकिन काम अजीब रहता है। अब वह रोने लगती है, तड़फने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह जाती है, चाय बनाती है और चाय जैसे ही पीने जाती है वैसे ही सुंदरी जाती है और उसके चाय को छीन कर पी लेती है, उसको थप्पड़ मारने लगती है, चिमटे गरम करती है और कहती है कि तुम इसी लायक हो, तुम जब तक पैसे नहीं मांगोगी, जब तक दहेज में तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं देंगे, एक बिस्सा ज़मीन नहीं देंगे, 4 लाख रुपए नहीं देंगे, तब तक तुम्हारे ऊपर ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। कुछ सालों पहले उसकी बेटी मरी थी, अब एक बेटा और जन्म लेता है, यानी कि 2 बेटे हो जाते हैं, एक युवराज और एक उसका पहले का जो लड़का रहता है। दोनों, एक बेटा सम्राट जो बड़ा बेटा रहता है 5 साल का, और एक छोटा बेटा युवराज, दोनों को अपने पास लेकर सोती थी। खुद जब बेटे माँ के पास जाने की बात करते तो सुंदरी कहती कि यार तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम दोनों की माँ मैं हूँ, वह तो डायन है, उसके पास मत जाओ, देखते नहीं हो तुम कि वह कैसी दिखती है, भूत की तरह, तरह तरह की बातें करती। अब फिर से एक दिन पति जब शाम को घर आता है तो वह कहती है कि मुझे मार ही डालो, क्यों इस तरह ज़िंदा रखे हो इस हालत में, रोज़ाना मैं इतना काम करती हूँ, मुझे ढंग से खाने को नहीं मिलता है, मुझे चाय नहीं मिलता है, मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। तभी ननद उसकी आती है और उसकी सास आती है। आने के बाद भाई के सामने ही उसके कपड़े फाड़ती है, निकालती है और कहती है कि तुम इसी फटे कपड़ों में अच्छी लग रही हो, तुम्हें यूं ही रहना है अब, जब तक तुम दहेज के पैसे नहीं मांगोगी। यानी कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और संजय जो जन्म भर साथ निभाने का वादा किया था, कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, उस व्यक्ति ने भी अपनी ही माँ बहन के सामने अपनी बीवी की पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद धक्का मारता है जिससे उसे चोटें लग जाती हैं, उसके पैर में चोट लग जाती है और उसकी बहन चिमटे गरम कर उसके हर एक पार्ट को जलाती है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसको जलाया नहीं गया था। अब वह बेहद परेशान होती है साथियों,
परेशान होकर 1 अगस्त 2024 को वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि घर में ताला बंद कर रहता था। उसे कमरे में डालकर ताला बंद कर दिया जाता था। एक दिन जब वह नहाने जाती है तो 1 अगस्त 2024 की सुबह वह छत पर कपड़ा फैलाने जाती है तो देखती है कि अभी कोई दिख नहीं रहा है। वह छत से छलांग लगाती है और नीचे खेतों में कूद जाती है। कूदने के बाद वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागती है और भाग कर पहुँचती है, एक जगह लगती है मोहन सराय। मोहन सराय वह भागते हुए जाती है। तब तक इधर उसकी ननद को खबर लग जाती है कि उसकी भाभी कहीं छत से कूद कर भाग गई है। अब वो अपने भाई को फ़ोन करती है। वह लोग घर पर आते और सास, भाई और ननद मिलकर उसे ढूंढते कि कहीं कोई उसकी पोल न खोल दे। उसकी तलाश कर ही रहे थे, तभी लड़की भाग कर किसी तरह मोहन सराय जाती है। और मोहन सराय जाती है तो वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति से फ़ोन मांगती है। जब वह व्यक्ति देखता है कि यह महिला कौन है, यह तो कोई पागल लग रही है, वह कहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तुम जाकर किसी और से मांग लो। तभी लड़की उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, भैया मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं पागलों की तरह हो चुकी हूँ और इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ, प्लीज़ एक बार मेरे घर वालों को फ़ोन लगा दो। अब वह व्यक्ति नंबर पूछता है, फ़ोन लगाता है और जैसे ही लड़की फ़ोन करती है उसका भाई फ़ोन रिसीव करता है। लड़की बताती है कि भाई मैं मोहन सराय की इस जगह पर छिपी हुई हूँ, तुम जल्द से आकर यहाँ मुझे लेकर चलो, नहीं तो वो सब लोग मुझे मार डालेंगे। अब जैसे ही भाई यह बात सुनता है वह कुछ ही देर बाद मोहन सराय पहुँचता है। मोहन सराय पहुँचने के बाद वो अपनी बहन को तलाशता है, लेकिन उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और सामने एक लड़की बैठी हुई थी पागल सी। वो उससे जाकर पूछता है कि किसी लड़की को देखा है क्या तुमने? तभी वह लड़की कहती है कि भाई मैं ही वो तुम्हारी बहन हूँ, वही बदनसीब बहन हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। भाई सन रह जाता है कि क्या हालत हो चुकी है, कैसी थी तुम, कैसी हो चुकी हो। तो लड़की को लेकर, अपनी बहन को लेकर भाई घर जाता है और उसकी सारी हकीकत को सुनता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में लड़की का इलाज चलता है। अब माँ और बेटे लड़की को लेकर इलाज कराने के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। अब वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ शिकायत दर्ज करा दी जाती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जब उससे सारी हकीकत पूछती है तो वह रोते हुए सारी हकीकत बयां करती है। लड़की बताती है कि ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन एक नवाला पूरा मुंह में उसके गया हो, चाय के लिए पीटा जाता था, हर रोज़ उसे दागा जाता था। पुलिस और डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर पर 40 से भी अधिक दाग के निशान है, चोट के निशान है। और महिला की फ़ोटो आप देख ही रहे होंगे, कैसी थी महिला और कैसी हो चुकी है। तो ऐसे थे उसके ससुराल वाले और ऐसी थी उसकी मोहब्बत। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तीनों को दहेज उत्पीड़न और भी कई केस में धारा लगाकर उन्हें जेल भेज देती है। तो साथियों कहते हैं कि कई बार लव मैरिज सक्सेस होती है और कई बार अनसक्सेसफुल होती है। तो ये थी एक लड़की की बेहद ही दर्दनाक कहानी। साथियों, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, कोर्ट को क्या सज़ा देनी चाहिए और जनता को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।